हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैं आपको तिलचट्टा यानी काकरोच पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको आखिरी में ये परिवहन तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र आपको बता दिया है काकरोच का। अब हम आगे इसके कुछ सिस्टम्स के बारे में, तंत्र के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो उत्सर्जन तंत्र है, तो शुरू में हमने देखा था कि जो मध्यांध्र है और पश्चांध्र है, मतलब जो इनका आहार नाल है उसके बीच का और अंतिम भाग जहाँ से जुड़ते हैं, उस भाग पे 150 की संख्या में, 100 से 150 की संख्या में कुछ नलिकाएं, उंगलियों जैसी नलिकाएं जुड़ी होती हैं। उनको अपन मेलपिघियन नलिकाएं कह रहे थे। और वो नलिकाएं इनके जो सिलोमिक द्रव है, जो देहगुही द्रव है, जो रक्त की तरह भी काम करता है, उसमें डूबा हुआ है और वहाँ से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके आहार नाल के अंदर भेज रहा है यूरिक अम्ल के रूप में। तो चूंकि ये यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, इसलिए ये यूरिकोटेलिक कहलाता है। ठीक है, तिलचट्टे में उत्सर्जन मेलपिकाई नलिकाओं द्वारा होता है, जैसा मैंने अभी बताया। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तारित रहती है, क्योंकि ये अवशोषित करता है और स्रावित करता है। किसको अवशोषित करता है? उत्सर्जित पदार्थ को अवशोषित करता है और उसको आहार नाल में स्रावित करता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यूरिक अम्ल पश्चांध्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये सूखे रूप में यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में ही ये उत्सर्जित हो जाते हैं, इसलिए जल का काफ़ी बचाव हो जाता है। इसलिए इसका उत्सर्जन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। अतः यह कीट यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाता है, यानी यूरिकोटेलिक कहलाता है। इसको अपन यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, यूरिकोटेलिक इस जंतु को हम कहते हैं। इसके साथ साथ वसा पिंड यानी फैट बॉडी, वृक्काणु यानी कि आपका हो गया वृक्काणु जो है ये नेफ्रोसाइट्स होते हैं, जो ब्लड में होते हैं नेफ्रोसाइट्स। उपत्वचा मतलब क्यूटिकल और यूरिकोस ग्रंथि, ये भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो काकरोच में ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि वसा पिंड है, वृक्काणु है, उपत्वचा है और यूरिकोस ग्रंथि, ये सभी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। अब तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र देखिए। तो ये मैंने एक अलग से इसका पिक्चर लगा दिया है इंटरनेट से लेकर के। तो देखिए इसमें आपको दिखेगा एक ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? एक्चुअली ब्रेन सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का जोड़ है, ग्रुप है। इसोफेगस के ऊपर दो गैंग्लियन आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ब्रेन बना हुआ है। और नीचे में भी एक गैंग्लियन जुड़ा है, जिसको अपन कहते हैं सब इसोफेजियल। ऊपर में दो सुप्रा इसोफेजियल, नीचे में एक सब इसोफेजियल, तीनों जुड़ते हैं तो ब्रेन बनता है। ठीक है, ये ब्रेन बना हुआ है। और ये ब्रेन से जो हेड है, उसके जितने भी इसके जो अंग होते हैं, जैसे एंटीना है ना, और आँखें हैं, ओसेलस है, जो माउथ की जो काटने चबाने वाली जो मुखांग है, उन सब के लिए तंत्रिकाएं प्रदान करती हैं, सप्लाई करती हैं। फिर इस ब्रेन से ये दो न्यूरॉन निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये दो। इनको हम कहते हैं नर्व कार्ड। इसी को हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु, नर्व कार्ड। ध्यान रखेंगे कि जो अकशेरुकी है उसमें नर्व कार्ड दो होते हैं, सामने की ओर यानी अधर सतह पे वेंट्रल होते हैं और सॉलिड होते हैं। हम लोगों में एक होता है, पीछे होता है और खोखला होता है, ये बड़ा अंतर है। तो इन लोगों में दो तंत्रिका रज्जु ऐसे सामने की ओर से गुजरे हुए हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, इनको अपन नर्व कार्ड कहते हैं। ठीक है, डबल नर्व कार्ड जो कि सॉलिड है ना, सॉलिड है और वेंट्रल साइड में है, मतलब अधर सतह पे है, सामने की ओर है। हम लोगों में पीछे पृष्ठ सतह पे है। और इसमें जगह जगह गैंग्लियन बने हुए हैं। तो चूंकि इनके थोरेक्स में तीन हिस्से हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तो इन तीनों हिस्सों में एक एक गैंग्लियन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं, देखिए प्रोथोरेसिक, मेसोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक, तीन गैंग्लियन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको पता है कि इनका जो उदर वाला जो पार्ट है, एब्डोमेन, उसमें 10 खंड हैं। तो हर एक खंड में एक एक गैंग्लियन और होते हैं, ये एक एक गैंग्लियन हर खंड में है।
तो इनको अपन कहते हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन, यानी उदर गैंग्लियन, 10 खंड के लिए। और हर एक खंड के लिए ये अपने अपने अंगों के लिए यहाँ पर तंत्रिकाएं निकली हुई हैं। तो एक ब्रेन है जो सुप्रा इसोफेजियल 2 और एक सब इसोफेजियल यानी टोटल 3 गैंग्लियन से बनते हैं, और इनसे हेड के सारे अंगों के लिए तंत्रिकाएं। और फिर 2 नर्व कार्ड निकले हैं। नर्व कार्ड में ये 3 थोरेक्स में गैंग्लियन है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में एक गैंग्लियन, और 10 गैंग्लियन आपके एब्डोमेन में है। और हर गैंग्लियन से अपने अपने जैसे यहाँ पर देखिए जो थोरेक्स वाले पार्ट है, यहाँ से जो है 3 जोड़े पैर निकले हुए हैं और 2 जोड़े विंग्स निकले हुए हैं। तो उन सब के लिए इनमें से तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ऐसा है। तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडी व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो हर खंड में गैंग्लियन होते हैं। मैंने बताया आपको, हर खंड में गैंग्लियन गुच्छिका, नर्व गुच्छिका होती है जो अधर सतह पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है। तो 2 होते हैं, अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे लंबाई में है, जिनको अपन तंत्रिका रज्जु या नर्व कार्ड कहते हैं, उसी में ये जुड़े रहते हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। 10 खंडों में, हर खंड में नहीं है, शुरू के 6 खंडों में है गैंग्लियन, और बाकी में नर्व कार्ड पहुंचा हुआ है। ठीक है, गैंग्लियन सिर्फ 6 खंड में है। काकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो सिर वाला जो ब्रेन है वो काफ़ी छोटा हिस्सा है, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्सों में जो गैंग्लियन है वो मुख्य कार्य करते हैं। इसलिए काकरोच के सिर को काट देने से भी वो 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक जीवित रह जाता है, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित सिर के अंदर नहीं है। अब तक यह जान चुके हैं कि काकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है, क्योंकि इसके सिर में तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है और सिर के नीचे शरीर में विकसित है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रशिका गुच्छी द्वारा निरूपित रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, अधिग्रशिका, मतलब सब इसोफेजियल, लेकिन वास्तव में सुप्रा इसोफेजियल भी होते हैं। 3 गैंग्लियन ग्रुप बना करके फ्यूज होते हैं और सिर के सभी अंगों को ये तंत्रिकाएं भेजते हैं। तिलचट्टे में संवेदन अंग, श्रृंगिका, आँख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदा रोमक आदि होते हैं। ठीक है, श्रृंगिका मतलब एंटीना, जो सब चीज़ों को छू करके या सूंघ करके पता कर सकता है। मैक्सिला में जो स्पर्शक होते हैं वो फूड मटेरियल को, लेबियम में भी स्पर्शक होते हैं, वो भी छू करके। गुदा रोमक जो इनके एनस में होते हैं वो भी, ये सब इनके शरीर में संवेदी अंग होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्श संवेदी होते हैं, ये छू करके किसी भी चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रांशक या ओमेटिडिया होते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि इनकी आंखें संयुक्त नेत्र हैं, कंपाउंड आई, और छोटे छोटे ऐसे पेन जैसे इकाइयों के बने होते हैं जिनको ओमेटिडिया कहते हैं। तो एक एक आंख में ऐसे 2-2 हजार ओमेटिडिया पाए जाते हैं, इसलिए संयुक्त नेत्र हैं। हमारा जो नेत्र है वो सरल नेत्र है। ठीक है, कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। ठीक है, इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं कैसा दिखता है, ये अलग अलग हिस्से को ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में दिखता है। अगर आप मक्खी फिल्म देखे होंगे तो मक्खी को ऐसे देखते हुए दिखाते हैं तो ऐसे जाली जाली टाइप का दिखता है, बिल्कुल वैसे ही मक्खी को या तिलचट्टे को दिखता है। मक्खी भी वही है, उसमें भी वही चीज़ है। इसके आँखों की सुग्राहिता अधिक परंतु विभेदन क्षमता कम होती है, मतलब इनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन विभेदन क्षमता किसको बोलते हैं? 2 बिंदुओं को पास पास लगा दो और कितने पास की बिंदुओं को अलग अलग देख सकता है आँख, वो उसकी विभेदन क्षमता है। ठीक है, तो वो कम होती है, लेकिन बाकी ये क्लियर देख लेता है। यह सामान्यतः रात के समय होता है, अतः इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो ये रात्रि में निकलने वाला जंतु है, तो रात में आसानी से देख सकता है, इसलिए इनमें रिजोल्यूशन अच्छा है। ये सुग्राहिता मतलब रिजोल्यूशन, और विभेदन क्षमता मतलब डिफ्रेंशिएशन पावर। ठीक है,
तिलचट्टा द्विलिंगी होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी ये गलत शब्द गया है भाई, द्विलिंगी नहीं है ये। काकरोच जो है एक लिंगी है और द्विलिंगाश्रयी है, द्विलिंगाश्रयी, लिंगाश्रयी ये सही रहता, मतलब नर मादा अलग अलग है, एक लिंगी है। एक लिंगी होने का अर्थ से दो पे निर्भर करते हैं, इसलिए द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं उसको, डिपेंड अपॉन टू, द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, और दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित अंग होते हैं। नर जननांग, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लगाया है ताकि आपको ठीक से बता सकूं। देखिए नर में ये वृषण है, देखिए ठीक है, जिसको अपन टेस्टिस कहते हैं, उधर मैंने इंग्लिश वाला भी लगाया टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस से नीचे निकले हुए हैं शुक्र नलिका या शुक्र वाहिका। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं वास डिफरेंस, वहां पर लिखा है आप देख सकते हैं वास डिफरेंस, ये नीचे से निकल के वास डिफरेंस गया हुआ है। और वास डिफरेंस खुलता है शुक्राशय में। शुक्राशय क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। ये जो ऐसे ऐसे गुच्छे में दिख रहे हैं, ये एक एक ऐसे 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 लोब जैसे, ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको अपन शुक्राशय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जो है इकट्ठे होते हैं और शुक्राणु आपस में चिपक करके स्पर्मेटोफोर भी बनाते हैं इसी शुक्राशय के अंदर। ठीक है, और इसी के बीच में, शुक्राशयों के बीच में यहाँ पर एक ग्रंथि होता है, इस ग्रंथि को कहते हैं मशरूम ग्लैंड। ठीक है, ये बीच वाला मशरूम ग्लैंड, जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, इसको मशरूम ग्लैंड कहते हैं बीच वाले को। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में एक और ग्रंथि लगा होता है जिसको फैलिक ग्रंथि या शिश्न ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और नीचे आप देखिए कि दो नलिकाएं आई हुई हैं। एक आई हुई है स्खलन नलिका। स्खलन नलिका कहाँ से निकलता है पता है? ये जो सेमिनल वेसिकल है ना, शुक्राशय, यहाँ से निकलते हैं ये स्खलन नलिका, जिसको इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये फैलिक ग्रंथि है, यहाँ से भी एक नली निकलती है जिसको अपन फैलिक डक्ट कहते हैं। ये वाला डक्ट जो है फैलिक डक्ट है, यहाँ पर नाम दोनों में नहीं लिखा है इसको, तो ये फैलिक डक्ट है। ठीक है, फैलिक डक्ट, फैलिक जो है यह शिश्नी ग्रंथि है। इस शिश्नी ग्रंथि से जो नली निकलती है वो शिश्नीय नलिका या फैलिक डक्ट कहलाती है। और ये दोनों जो है नीचे मेल जेनाइटल पोर में, मेल जेनाइटल चेंबर में खुल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो शुक्राणु हैं, जो एक एक शुक्राशय में है, ऐसे बहुत सारे शुक्राशय आपको दिख रहे हैं, एक एक शुक्राशय के जो शुक्राणु हैं आपस में चिपक करके स्पर्मेटोफोर बनाते हैं, और वही स्पर्मेटोफोर मादा में पहुंचते हैं बहुत सारे। और जब ये स्पर्मेटोफोर नीचे आते रहते हैं, उस समय ये जो फैलिक ग्रंथि है, जिसको शिश्नी ग्रंथि कहते हैं, ये उसके ऊपर एक आवरण और बना देता है सुरक्षा के लिए। और ये दोनों जो हैं नली के द्वारा खुलते हैं मेल जेनाइटल पोर में, जिसको नर जनन छिद्र कहते हैं। और नर जनन छिद्र जो है यहाँ पर कुछ प्लेट्स के द्वारा ढका रहता है। इन प्लेट्स को अपन कहते हैं फेलोमियर्स। प्लेट्स छोटे छोटे होते हैं, उनके उनसे ढका होता है, उनको अपन कहते हैं फेलोमियर्स, शिश्न खंड या खंड। ठीक है, और ये सभी मिलकर के बनाते हैं मेल गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस, देखिए आप इसको ठीक से समझ लीजिए। जो नर जनन छिद्र है ये एक चेंबर रहता है, चेंबर में रहता है, उस चेंबर को ढकने वाला कहलाता है गोनेपोफाइसिस। और गोनेपोफाइसिस छोटे छोटे प्लेट्स का बना होता है। कौन कौन से प्लेट्स हैं? वेंट्रल, राइट और डॉर्सल, ये प्लेट्स होते हैं। उन प्लेट्स को अपन कहते हैं फेलोमियर्स। क्या कहते हैं? फेलोमियर्स। ये खंड खंड जो लिखा है वही है। तो चेंबर है, चेंबर को ढकने वाला गोनेपोफाइसिस है, और गोनेपोफाइसिस बना हुआ है प्लेट्स का, जिसको फेलोमियर्स कहते हैं, जो सुरक्षित करता है। साथ में यहाँ पर देखिए दो और संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है ना। इनको आपको नाम के साथ ध्यान रखना है बस। ये देखिए एक ऐसा खूंटी जैसा, हथौड़ी जैसा दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं स्यूडोपेनिस। और एक ऐसा लंबा नुकीला टाइप का दिख रहा है, इसको कहते हैं टिटिलेटर।
हिंदी में भी देख लीजिए, टिटिलेटर को लिंगाग्रिकांत कहते हैं और ये जो है इसको कूटशिष्ण या स्यूडोपेनिस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, फीमेल में जब ये वो करते हैं, मैथुन करते हैं, तो इनके पास कोई शिश्न जैसा अंग नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, फीमेल के जनन पोर को ऐसे फैलाने में मदद करते हैं जिससे वो अपने शुक्राणु स्पर्मेटोफोर उसके अंदर भेज सके, उसमें ये मदद करते हैं टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस, जिसको अपन यहाँ पर लिंगाग्रिकांत और कूटशिष्ण कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि किसका किसका क्या क्या नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। बस फोटो छाप के पूछ देता है क्या है। और मेल में, नर में यहाँ पर एक जोड़े जो है पुच्छ शुक या कॉर्डल स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल अलग से पाया जाता है, क्योंकि एनल सर्कस तो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। यहाँ पर छपा नहीं है, फीमेल में एनल सर्कस होते हैं, लेकिन ये कॉर्डल स्टाइल जो होते हैं ये सिर्फ नर में होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनल सर्कस दोनों में, कॉर्डल स्टाइल सिर्फ मेल में, जिसको पुच्छ शुक कहते हैं। तो हिंदी में सारे नाम भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु निकलते हैं वृषण से और पहुँचते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय के जो एक एक शुक्राशय के शुक्राणु हैं वो आपस में जुड़ करके स्पर्मेटोफोर बनाते हैं, और स्पर्मेटोफोर के ऊपर आवरण बनाने का काम करते हैं ये मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्रंथि। ये जो है फिर नीचे लेके आता है उनको, और नीचे ये कूटशिष्ण लिंगाग्रिकांत के द्वारा सहायता से फीमेल के नर मादा जननांग में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नर का पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है ये देखिए। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं जो चौथे से छठे, ध्यान रखेंगे कौन से उदरखंड में है, चौथे से छठे उदरखंड में, ये चौथे से लेके छठवें उदरखंड तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। खंड के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका, जिसको शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए स्खलनी वाहिनी में खुलते हैं। मैंने बताया ना कि पहले ये शुक्राशय में जाएंगे, फिर वहां से इजेकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, ये स्खलन नलिका में शुक्राणु, ठीक है। ये स्खलनी वाहिनी का नर जनन छिद्र में खुलती है जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठवें सातवें खंड में होता है जो सहायक जनन ग्रंथि का काम करता है। छत्रक ग्रंथि यानी कि मशरूम ग्लैंड, ये बीच में है, ये जो ग्लैंड है ये मशरूम ग्लैंड है, छत्रक ग्रंथि। हिंदी में यहाँ पर छत्रक ग्रंथि लिख सकते हैं, छत्रक ग्रंथि मशरूम ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में भी और यहाँ पर इंग्लिश में मशरूम ग्लैंड, ठीक है। इसको आप ये नाम से जानेंगे, मशरूम ग्लैंड के नाम से जानेंगे। बाह्य जननेंद्रिय नर गोनेपोफाइसिस युग्मन प्रवर्त अथवा शिश्न खंड के रूप में होते हैं। जननरंध्र के चारों ओर काइटिनी असममितीय संरचनाएं हैं। मैंने आपको बताया ना कि गोनेपोफाइसिस नर जनन छिद्र को घेर के रखता है, और गोनेपोफाइसिस बना हुआ है छोटे छोटे प्लेट्स का, जिसको फेलोमियर्स या शिश्न खंड कहते हैं। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित होते रहते हैं और पुंज के रूप में, देखिए मतलब आपस में जुड़ जाते हैं ना, स्पर्मेटोफोर के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं, स्पर्मेटोफोर कहते हैं, ठीक है। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं, मादा में छोड़ दिए जाते हैं। मादा में मादन जनन छिद्र में, जनन तंत्र में दो बृहद आकार के अंडाशय होते हैं जो उदर के 2 से 6वें खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं, जबकि नर जो है, देखिए नर जो था वो चौथे से 6वें में था और मादा जो है दूसरे से 6वें में है। ये देखिए दूसरे से 6वें में, मतलब मादा का ये जो अंडाशय है वो ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए इसका अंडाशय कैसा है, तो इसका अंडाशय ना 8 ऐसे ऐसे लंबे संरचनाओं के बने होते हैं, ठीक है, ऐसे 8 संरचनाओं के बने होते हैं जो आपस में मिलकर के अंडाशय बनाते हैं। और नीचे ये अंड वाहिनी के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं और नीचे ये खुल जाते हैं मादा जनन छिद्र में। ये देखिए ये सबसे नीचे जो जनन कक्ष है उसमें मादा जनन छिद्र से खुलते हैं, और इस मादा जनन छिद्र से ये नर के द्वारा शुक्राणु प्राप्त करके यहीं पर इकट्ठा करके रखते हैं। शुक्रग्राहिका में ये शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखती है, और यहीं पर जब
अंडाणु पहुंचते हैं तो इनको निषेचित कर देती है। ठीक है, और इसकी जनन कक्ष भी गोनेपोफाइसिस से ढकी रहती है, और गोनेपोफाइसिस इसमें भी फेलोमियर्स की बनी होती है, थोड़े अंदर में होती है इसकी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए श्लेषक ग्रंथियां लगी हुई हैं, श्लेषक ग्रंथियां जिसको कोलेट्रियल ग्लैंड कहते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड। और ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड है, ये जो अंडाणु हैं, निषेचित अंडाणु, वो आपस में जुड़ जाते हैं, अंडाणु आपस में जुड़े होते हैं, जिसको ऊथिका कहते हैं। ऊथिका के चारों तरफ ये आवरण बनाने में मदद करते हैं। तो ये अंडाशय हैं जो अंडवाहिनी के द्वारा आपस में जुड़े हैं, फिर नीचे मादा जनन छिद्र में खुले हैं, और यहीं पर कोलेट्रल ग्लैंड्स यानी श्लेषक ग्रंथि हैं, और सारे अंडाणु 14 से 16 अंडाणु आपस में मिल मिल के ऊथिका बनाते हैं, उसके ऊपर ये आवरण बना देते हैं। ठीक है, और ये जो स्पर्मेथिका है, शुक्रगाहिका, इसमें ये शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखता है, लेता है नर से और उसको प्राप्त करके वहीं पर इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में 2 बृहद आकार के अंडाशय होते हैं जो 2 से 6वें खंड के पार्श्व में स्थित होते हैं, बताया मैंने। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशयी नलिका अथवा अंडाशयों का बना होता है। मैंने कहा ना कि 8 ऐसे ऐसी संरचनाओं का बना होता है अंडाशय, उसी को लिखा है अंडाशयी नलिका या अंडाशयकों की बनी होती है। ओवेरियोल्स इंग्लिश में कहते हैं, ओवेरियोल्स। ठीक है, ओवेरियोल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी बनी होती है लंबी लंबी, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। तो लाइन से उसमें अंडे ऐसे 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 से लगे होते हैं एक नली में ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। 6ठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है जो जनन कक्ष में खुलती है। तो जनन कक्ष से ये लेते हैं शुक्राणु और शुक्रधानी में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इधर से अंडाणु आती है तो उसको निषेचित कर देते हैं, फिर वो अंडाणु बाहर छोड़ते हैं ऊथिका के रूप में। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यानी कि स्पर्मेटोफोर के रूप में आते हैं, जो ग्रुप होता है उसके द्वारा आते हैं शुक्राणु। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंड कवच या ऊथिका कहते हैं। 14 से 16 अंडे जो निषेचित अंडे हैं वो बंद हो जाते हैं ऊथिका के अंदर। अंड कवच गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का 3/8 इंच यानी 8 मिलीमीटर लंबा संपुट या कैप्सूल होता है। यह संपुट दरारों एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, अंधेरे नम वाले जगहों पे रहते हैं अंडाणु, निषेचित अंडाणु। ठीक है, औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। मैंने बताया ना कि 14 से 16 अंडे मिलके एक अंड कवच ऊथिका बनाते हैं, उसको छोड़ते हैं। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का परिवर्धन में पैरामेटाबॉलस प्रकार का होता है। देखिए, जो इंसेक्ट होते हैं कीट, इनका जो परिवर्धन होता है वो कई प्रकार का होता है। पाउरोमेटाबॉलस, होलोमेटाबॉलस, सेमीमेटाबॉलस, है ना, होलोमेटाबॉलस, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। तो ये किस आधार पे होते हैं पता है? अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा L1 L2 L3 कैसे बदलते हैं, फिर उसके बाद प्यूपा बनता है कि नहीं बनता है, कि निम्फ बनता है, ऐसा अलग अलग प्रकार के परिवर्धन होते हैं इंसेक्ट में, कीटों में। काकरोच का जो परिवर्धन है पाउरोमेटाबॉलस है। अब पाउरोमेटाबॉलस का मतलब होता है कि जब ये अंडे से निकलते हैं तो एक छोटा सा काकरोच जैसा ही निकलता है, कोई लार्वा जैसा चीज नहीं निकलता, और उस छोटे से काकरोच जैसी चीज को हम कहते हैं निम्फ। और इसमें 13 बार मॉल्टिंग होता है। मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? आकार में बढ़ेगा तो ऊपर का कवच निकल जाएगा, क्यूटिकल का बना हुआ आवरण निकल जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर निकल जाएगा, फिर तीसरा बनेगा, ऐसा 13 बार होता है। हर बार इसको मॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है, एक डाइसिस कहते हैं इसके जो खोल निकलता है उसको। तो एक छोटा काकरोच निम्फ एक बड़े काकरोच में बदलते चले जाता है, लेकिन जो विंग है वो केवल काकरोच एडल्ट बनने के बाद बनता है। निम्फ के पास विंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, पाउरोमेटाबॉलस प्रकार का होता है, अर्थात इसके परिवर्धन में निम्फ, जिसको हिंदी में अर्भक कहते हैं, अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है और लगभग 13 बार निर्मोचन के बाद, निर्मोचन मतलब अपने कवच को निकाल देना, क्योंकि पता है ना कि कीटों में कवच होता है क्यूटिकल का बना हुआ, काइटिनस खोल,
जिसके कारण से वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहते हैं। तो वो जब इसका शरीर का आकार बढ़ता है तो जैसे कपड़े फट जाते हैं वैसे इनका कवच फट जाता है और दूसरा कवच बनता है, उसी को निर्मोचन कहते हैं। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में विंग्स पैड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विंग्स नहीं बन पाते हैं। निम्फ में, एडल्ट में बनते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं, तो इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं चीन वगैरह में और कुछ और दूसरे देशों में जो गरीब देश हैं वहां पर काकरोच को खाया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि काकरोच को ये लोग तल के, भूंज के, फ्राई करके तरह तरह से खाते हैं। और काकरोच लोग करीब 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए किलो में बिकता है, और कई लोग इसको पालते हैं, काकरोच का खेती करते हैं। तो ये आर्थिक महत्व इसका जरूर हो सकता है। कुछ जातियां मनुष्य के वासस्थान में उसके आसपास फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, पेस्ट के रूप में, क्योंकि बीमारियां फैलाते हैं और खाद्य पदार्थों को कुतर के नष्ट कर देते हैं। अपने दुर्गंध उस उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं, यानी कि उसमें मल पदार्थ छोड़ देते हैं, गंदा कर देते हैं और संदूषित करके भोज्य पदार्थ को खाने लायक नहीं बचाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो काकरोच कुल मिला के ज़्यादातर जगहों में ये नुकसानदायी ही होते हैं, फायदेमंद काकरोच जनरली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो काकरोच खत्म हुआ। अब एक आखिरी जो जंतु है वो है मेढक, फ्रॉग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मेढक है वो एक उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, जो जल और थल दोनों में रह सकता है। ये तो सामान्य सी परिभाषा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है देखिए, इनका जो वयस्क अवस्था है वो थल में रहता है, जमीन में रहता है, लेकिन जब इनको प्रजनन करना रहता है तो इनको जल में जाना पड़ता है, क्योंकि ये अपने अंडाणु शुक्राणु जल में छोड़ देते हैं और जल में उनका निषेचन होता है। वहीं पर अंडाणु के अंदर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसका परिवर्धन होता है और पानी में ही इसका टैडपोल लार्वा निकलता है और वो पानी में ही वृद्धि करके करीब 2 महीने में 65-70 दिनों में ये वयस्क मेढक बन करके पानी से बाहर आता है, फिर वो वैसे ही करता है। तो इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उभयचरों में श्वसन के लिए अलग अलग कई प्रकार के सिस्टम डेवलप्ड हैं। जैसे कि लार्वा है तो लार्वा गिल्स के द्वारा श्वसन करता है, वो बिल्कुल मछली जैसा होता है। लेकिन जैसे ही वो वयस्क बनता है, मेढक बनता है, तो मेढक में 3 तरह का श्वसन होता है। एक तो इनके लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, जो करीब करीब 65 से 70% श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। लेकिन इनका 30% श्वसन जो है त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा गीली होती है, ऑक्सीजन घुल के अंदर, CO2 घुल के बाहर, इस तरह से श्वसन होता है। उसको त्वची श्वसन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और करीब 4-5% श्वसन बक्कल कैविटी के द्वारा भी होता है, क्योंकि इनका जो नेजल चेंबर है वो अलग से नहीं होता, वो माउथ के अंदर खुलता है, तो ठीक बक्कल कैविटी में हवा भर के अंदर जाती है। तो बक्कल कैविटी जो है इनकी मुख्य गुहा, वो भी इनके लंग्स के जैसा काम करते हैं और वो श्वसन करके ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं उभयचर की मैंने आपको बताई। मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। आपको एक चीज बता दें कि समुद्री जल में एम्फीबियन नहीं पाए जाते हैं, ये स्वच्छ जल में और धरती पे पाए जाते हैं। कशेरुकी संघ को एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाए जाने वाले मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है, जिसको बुल फ्रॉग कहते हैं। बुल फ्रॉग इसलिए कहते हैं कि जैसे कि सांड होता है, सांड के पीठ में कुबड़ होता है, वैसे इसके पीठ में, हेड के पीछे एक कुबड़ होता है, इसके कारण से उसको बुल फ्रॉग भी कहते हैं। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, वातावरण के साथ ये परिवर्तित होते रहता है। इनको हम लोग शीत रुधिर, कोल्ड ब्लडेड, पाइक्लोथर्मल, ये सब नामों से जानते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से कम ज़्यादा रखता है, ये फिक्स नहीं कर सकता। जबकि हम लोग हैं स्तनी और पक्षी, बर्ड्स, ये गर्म रुधिर वाले हैं, होम्योथर्मल, आइसोथर्मल, वार्म ब्लडेड, इन नामों से हम जानते हैं। हमारे शरीर का तापमान कम ज़्यादा नहीं होता, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहेगा, चाहे कितना भी ठंड में रहे, कितना भी गर्मी में रहे। तो हम लोग थर्मल रेगुलेटर्स हैं, हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट होता है, जबकि ये थर्मल रेगुलेटर्स नहीं है।
ठीक है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमित तापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा, जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। मतलब क्या है ना, देखिए कि इनके जो शरीर का जो रंग है क्रोमेटोफोर्स के द्वारा मतलब बनाई जाती है, जो अपने आसपास के जगह के हिसाब से अपने रंग को विकसित करके रखता है। इसको अपन कामोफ्लेज या मिमिक्री कहते हैं, है ना। मतलब रंग को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, जिससे इनके शत्रु इनको आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया अभी, उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्म आवरण कहा जाता है, यानी कामोफ्लेज कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को मिमिक्री कहते हैं, अनुहरण कहते हैं। मिमिक्री मतलब नकल करना। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन तथा ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन कहते हैं। सिर्फ बरसात में निकलते हैं ज़्यादातर, और जब मध्यम तापक्रम रहते हैं तो निकलते हैं, लेकिन प्रजनन सिर्फ बरसात में करते हैं क्योंकि पानी चाहिए प्रजनन के लिए। बाकी गर्मी में ठंड में सो जाते हैं। गर्मी में सोने की जो प्रक्रिया है उसको हाइबरनेशन, और ठंड में जो सोने की प्रक्रिया है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बाह्य आकार की है और इनके आंतरिक आकार की है, इनका कैसे प्रजनन वगैरह होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम आधे पौन घंटे की एक क्लास और लगेगी, और इस क्लास में ये 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं हो पाएगा और थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मेढक के बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।